हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टोटल क्वेश्चन 20 है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतिहास है, हिस्ट्री का। तो पूछ रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या था मुख्य उद्देश्य? उत्तर में है 1815 में वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप में लाए गए परिवर्तनों की समाप्त करना और पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया की चांसलर मेटरनिख ने किया था। मतलब कि जो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था 1815 में नेपोलियन द्वारा यूरोप लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना। मतलब नेपोलियन द्वारा जो यूरोप में लाए गए परिवर्तन, जो चेंजेस था, उसको समाप्त करना और पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। उसका नेतृत्व को चांसलर मेटरनिख ने जो किया था। तो ये है पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। मतलब कि छोटा सा विवरण पूछ रहा है देने के लिए। तो इसका आंसर होगा 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया वह यह पहला सत्याग्रह था। मतलब जो बिहार में जो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण से ही वो मतलब सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और यह आंदोलन किसानों की 3 कठिया प्रणाली जमीन के मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती से मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। मतलब कि जो गांधी जी ने किया था 1917 में चंपारण पे सत्याग्रह, चंपारण में वो 3/20 की नील की खेती को फ्री मतलब मुक्ति दिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? मतलब ब्लडी संडे। तो खूनी रविवार है 9 जनवरी 1905 को पुराने कैलेंडर के अनुसार को रूस में जार की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। चूंकि यह घटना रविवार को हुई थी, इसे इसलिए रविवार खूनी रविवार कहा जाता है। मतलब जो रविवार को में ही जब रूस का मतलब सेना निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, इसलिए उसको खूनी रविवार करते हैं। ये हुआ था 9 जनवरी 1905 को हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिकरण इंडस्ट्रियल ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था, मतलब इफेक्ट किया था। जो जो औद्योगिकरण लेबर है, आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था। तो आंसर में है औद्योगिकरण मशीनीकरण के कारण कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, जिससे बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। मजदूरों को काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, जहां उन्हें कम वेतन और गंदी बस्तियों में रहना पड़ा था। इसके लिए क्या प्रभावित हुआ था उनको कि जो कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे, मतलब औद्योगिकरण मशीनरीकरण नष्ट हो गया था, जिससे जो बुनकर थे और कारीगर बेरोजगार हो गए थे। उसके तरह से जो बुनकर थे, मतलब जो हेल्पर थे, वहाँ के काम करने वाले थे, वो क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। तो उनको शहर की ओर पलायन करना पड़ गया था। उनको शहर की ओर पलायन करना पड़ गया था, जो शहर की ओर पलायन करना पड़ गया था, जहाँ उसे कम वेतन और गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। मतलब कि उसको सैलरी भी कम दिया गया और उसको झुग्गियों में रहना पड़ गया, स्लम एरिया में रहना पड़ा, गंदी बस्तियों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छापाखाना प्रिंट प्रेस ने यूरोप में किस प्रकार बदलाव किए? मतलब जो छापाखाना था, मतलब प्रिंट प्रेस, किस तरह बदलाव किए? उत्तर में है छापाखाना के आविष्कार से पुस्तकें सस्ती और सुलभ हो गई। इससे ज्ञान का प्रसार हुआ, साक्षरता बढ़ी और बाइबल के अनुवादों ने चर्च के भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। मतलब छापाखाना से क्या बदलाव किए? मतलब जो धर्म के खिलाफ थे, मतलब साक्षरता बढ़ी। इससे क्या हुआ, बदलाव हुआ जो छापाखाना से साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ी, और बाइबल के अनुवादों ने चर्च के भ्रष्टाचार को उजागर किया। जो बाइबल के अनुवादों ने जो चर्च के
भ्रष्टाचारों को उजागर किया। जो बाइबल के अनुवादों थे उनको भ्रष्टाचार को उजागर किया, मतलब कि लोगों को सामने लाया, जिससे धर्म में सुधार हुआ और आंदोलन बल मिला। अब भूगोल से स्टार्ट करते हैं। भूगोल का क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है, सांसद संरक्षण रिसोर्स कंजर्वेशन की उपयोगिता लिखिए। अब ये क्वेश्चन से आपको बताना है, अगर क्वेश्चन आता है कि संसाधन संरक्षण को उपयोगिता कीजिए, तो आपको बताना है सीमित संसाधनों को नियोजित, विवेकपूर्ण और मितव्यापी उपयोगिता की ही संरक्षणा कहलाती है। मतलब जो संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण और मितव्यापी उपयोगी है उसको संरक्षण कहलाता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन पता ही होगा आपको, नहीं होगा तो मैं बता ही देता हूँ डिटेल में थोड़ा। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। मतलब जो 1970 के दशक में उत्तराखंड में जो सुंदरलाल बहुगुणा के, मतलब जो एक लीडर था सुंदरलाल बहुगुणा, उसके नेतृत्व में चला था। इसमें स्थानीय लोग, जो वहाँ के मतलब लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोगों को पेड़ों को ठेकेदारों द्वारा काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। यह पर्यावरण सुरक्षा का आंदोलन था। जो वहाँ पे मतलब ठेकेदार थे वो द्वारा काटने से बचाने के लिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो क्या किया, उसने मतलब पेड़ों से लटक गए थे, मतलब चिपक गए थे, उसको ही चिपको आंदोलन कहा जाता था। वो ये हुआ था 1970 में, ये 1970 में हुआ था चिपको आंदोलन, ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है जालोट मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। मतलब जालोट मृदा विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। तो जालोट मृदा भारत के उत्तरी के विशाल मैदानों में पाई जाती है। इसके मुख्य विस्तार वाले राज्य कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा और असम। ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 राज्य था जो कि जलोढ़ मृदा के विशाल मैदानों में पाई जाती है। इसके मुख्य जो विस्तार वाले स्टेट है वो है इतना 6 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और असम। अगला क्वेश्चन है हरी खादी, ग्रीन मैनोर से आप क्या समझते हैं? मतलब हरी खादी खेतों में सनई, ढेंचा या लिबिया जैसे फलीदार पौधे उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोतकर मिट्टी में मिला देना हरी खाद कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि खेतों में जैसे नई घास या लिबिया फलीदार पौधा जैसे हरी भरी होता है ना, उनको काट के उन्हीं में मिला देना, जिससे क्या होता था, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती थी। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं? मतलब बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से आप क्या समझते हैं? तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वैसी नदी घाटी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल, मत्स्य पालन। इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है, जैसे राजनीति, पॉलिटिक्स, साइंस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं लोकतंत्र। मतलब अभी के टाइम में आप न्यूज़ देखते होंगे तो लोकतंत्र के बारे में पूछ रहे, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र वो है, जिसे अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र वो जनता है जो कि जनता द्वारा शासन है। मतलब इससे जनता आपकी प्रतिनिधियों को चुनती है और देश को शासन चलाता है। मतलब कि वोट जनता के हिसाब से होता है, मतलब जनता ही वोट देगा और चुनेगा कि सरकार कौन सा बनाना है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, डेमोक्रेसी आ सकता है अलग अलग भाग में। तो डेमोक्रेसी ये आपको बताना है कि अब्राहम लिंकन द्वारा जनता के लिए वो शासन है जो कि जनता अपने द्वारा किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसको शासन में लाते हैं या लीडर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्रमाण क्यों कहा जाता है? मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं
उसका लोकतंत्र का प्रमाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं और सरकार की नीतियों को आलोचना या समर्थन करते हैं। इनके बिन लोकतंत्र का संचालन असंभव है। मतलब जो अपोजिट वाले होते हैं उसको राजनीतिक दल को प्रमाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बिना जो काम होता है वो संचालन असंभव होता है। अब अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं? मतलब धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का नाम बहुत सुना होगा। तो सेक्युलर वैसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता और जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। वह किसी धर्म विशेषण का बढ़ावा नहीं देता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब सेक्युलर उसको कहते हैं, बोलते हैं ना कि सेक्युलर वाले मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध सबको आपस में मतलब एक समान देखते हैं, उसको हम सेक्युलर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आरटीआई कानून लोकतंत्र का रखवाला किसे कहते हैं? मतलब 2005 में बना यह कानून आम नागरिकों को सरकार के कामकाज की जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इससे कार्यों में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। मतलब आरटीआई उसको ही बोलते हैं, सूचना का अधिकार। मतलब 2005 में बना था और नागरिकों द्वारा कामकाज की जानकारी मांगने की अधिकारी देता था। तो आरटीआई कामकाज की अधिकारी को इंक्वायरी के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। मतलब ये आ सकता है क्वेश्चन में, संघीय शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं। मतलब पहला व्यवस्था है दोहरी सरकार, केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सरकार और राज्य स्तर पर प्रांतीय सरकारें होती है। दूसरा शक्तियों का विभाजन, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स मतलब मिक्स इकोनॉमिक्स क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स इकोनॉमी वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के संसाधनों पर सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। मतलब मिक्स इकोनॉमी अपनाई जाती है। मतलब वैसा व्यवस्था जहां उत्पादनों के साधन पर सरकार और निजी व्यक्तियों द्वारा का अधिकार होता है। मतलब दोनों का अधिकार होता है। मतलब निजी व्यवस्था और सरकार का व्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का ही अधिकार होता है। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं या मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। मतलब प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। मतलब राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग लेने पर जो औसत आय प्राप्त होती है उसको प्रति व्यक्ति बाय राष्ट्रीय आय इक्वल टू मतलब डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या होता है। अब अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता मतलब खुद का सहायता, सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प यह ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 लोगों, विशेष महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी छोटी छोटी बचत को बैंक में जमा करते हैं और समूह के ज़रूरतमंद सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। मतलब आजकल बहुत चल रहा है बिहार में स्वयं सहायक समूह, तो उसको ही हम स्वयं सहायक समूह बोलते हैं। जो 15-20 महिलाएं जमा करके बैंक में पैसे इकट्ठे करते हैं और जो जिसको पैसे की ज़रूरत होता है तो वो कम ब्याज में उसको पैसे देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? मतलब कि वैश्वीकरण से भारत में विदेशियों द्वारा निवेश एफडीआई बढ़ा है, उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिली है और रोजगार के नए अवसर जैसे आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर उत्पन्न हुए हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत सारे मतलब आईटी सेक्टर बहुत सारे हैं, आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर, आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब ईटीसी वगैरह। वैश्विक मतलब कि अर्थव्यवस्था पर यही सब प्रभाव पड़ा।
विदेशियों में एफडीआई बढ़ा है, उपभोक्ताओं का बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिली है और रोजगार के नए अवसर मिले हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो एक तो होता है भूकंप और सुनामी, मतलब बाढ़। सुनामी मतलब कि हवा चलना, है ना, जैसे भूकंप। भूकंप पर हम पहले चलते हैं। जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल की, मतलब अंदर जो हलचल होता है के कारण स्थलीय भाग में वाइब्रेट या कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है। सुनामी, सुनामी जब भूकंप का केंद्र समुद्र की तल में होता है और उससे समुद्र में विनाशकारी ऊंची लहरें उठती है और तटों से टकराती है, उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, जिसको भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।